Hello everyone. Now in this lecture of GST, we'll start with the new concept place of supply. So आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में समझना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी के अंदर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और ये कौन से एक्ट में आता है। तो पहले ही मैंने ऊपर लिख दिया प्लेस ऑफ सप्लाई, इट कम्स अंडर IGST एक्ट 2017। ठीक है, तो ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई में जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, ये कौन से एक्ट में दिए? IGST एक्ट। इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं सप्लाई वाले, वो सारे CGST एक्ट में दिए थे। ठीक है, ये जो चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई, ये IGST एक्ट में। अब ये जो चैप्टर है ये बेसिकली 3 सेक्शंस में मेनली डिवाइडेड है। सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू गुड्स, सेक्शन 11 प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू इंपोर्ट्स एंड सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सर्विसेज। ठीक है, अब ये सारे सेक्शन पढ़ के सेक्शन 10, 11, 12 हमको क्या मिलने वाला है या ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, मेन तो आपको ये समझना है। तो ये चैप्टर पढ़ के आपको क्या मालूम पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ये सब सेक्शन पढ़ के आपको क्या मालूम पड़ेगा कि कोई भी सप्लाई इंट्रा स्टेट है या फिर वो सप्लाई इंटर स्टेट है। तो इसलिए हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं, सो दैट वी कैन फाइंड आउट whether the given supply is intra-state means within the state or it is interstate means from one state to another state। तो जब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी टाइप की GST एप्लीकेबल होगी। बिकॉज इफ सप्लाई इज प्रूव टू बी इंट्रा-स्टेट, ये सारे सेक्शन अप्लाई करके नॉलेज अगर हमको बाद में आंसर क्या मिलता है कि सप्लाई इंट्रा-स्टेट है, तो हम ऐसी सप्लाई पे क्या चार्ज करेंगे? CGST एंड SGST। ठीक है, ये तो आपको पता है। और अगर ये सारे सेक्शंस का नॉलेज अप्लाई करके अपने को आंसर आया कि ये सप्लाई जो है गिवन सप्लाई इंटरस्टेट है, तो इंटरस्टेट है तो उस पर हम लोग क्या चार्ज करेंगे? IGST। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर पढ़ रहे हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट वेदर द गिवन सप्लाई इज इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। तो कौन सा टाइप का GST चार्ज होगा, कौन से टाइप का GST चार्ज होगा, वो आपको ये चैप्टर से मालूम पड़ेगा। GST का रेट क्या होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर से मालूम पड़ेगा। ठीक है, GST फाइंड करने के लिए वैल्यू क्या होगी सप्लाई की, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर से मालूम पड़ेगा। कौन सी टाइप की GST चार्ज होगी, CGST, SGST या फिर IGST, वो आपको ये चैप्टर बताएगा। तो इसलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, ये सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना एज इट इज़, पूरा ये डायग्राम बना लो और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 10 जो अपना पहला सेक्शन है। नंबर 1 सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, ये सेक्शन 10 में दिया हुआ है। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा दिया था। सेक्शन 10(1) मीन्स आप बोल सकते हो क्लॉज A सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 बोलने के लिए। अगर मैं ऐसे बोलूँ फ्लो में तो 10(1)A से 10(1)E मतलब 5 पॉइंट्स या आप बोल सकते हो 5 वेरिएशंस इस सेक्शन के अंदर कवर्ड है। तो मैं पहला स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 सेक्शन 10(1)A। तो पूरे सेक्शन में गुड्स में ही हम लोग डील करेंगे। अभी 10(1)A में क्या दिया है, हाउ टू फाइंड प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, अभी से मैं प्लेस ऑफ सप्लाई को लिखूंगा कैसे? POS। तो POS मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई। तो 10(1)A में क्या लिखा है? प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ये मूवमेंट एंड नॉन मूवमेंट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में भी। मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब क्या है? शॉपकीपर से गुड्स निकल के कस्टमर के घर तक आएगा, कस्टमर के पास आएगा, उसको बोलते हैं मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। नो मूवमेंट मतलब क्या है? कस्टमर खुद शॉपकीपर के पास गया और वहीं से गुड्स ले लिया, उसको बोलते हैं नो मूवमेंट।
तो 10(1) एक इसमें डील कर रहा है व्हेन देयर इज ए मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूल बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे मूवमेंट मतलब क्या है, शॉपकीपर के पास से गुड्स निकलेगा ट्रक टेम्पो जैसे भी हो कोई भी मोड में, और बाद में कस्टमर के पास जो भी उसका प्लेस उसने मेंशन किया है कस्टमर के प्लेस पे जाके वो डिलीवर करेगा, ठीक है। तो जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो डिलीवरी जो है वो मूवमेंट की डिलीवरी करने के बाद ही वो मूवमेंट एंड होता है ना, इन शॉर्ट, बराबर। मूवमेंट स्टार्ट हो गया यहाँ से, कस्टमर के आने के बाद जब कस्टमर को डिलीवरी होगा तब हम बोल सकते हैं कि जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो मूवमेंट एंड हुआ। तो मूवमेंट जहाँ पे एंड होगा फॉर डिलीवरी पर्पस वही प्लेस हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे कि मैंने कोई शॉप से ऑर्डर किया जो गुजरात में है, और वहाँ से मैंने मोबाइल ऑर्डर किया, और गुजरात वाले शॉप से मोबाइल निकला और बाद में उसने मुंबई में आके मुझे मोबाइल डिलीवर किया। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन का मूवमेंट था वो कहाँ पे एंड हुआ, मुंबई में, मेरे घर पे आके। सो वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड फॉर डिलीवरी दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, गुजरात से गुड्स निकला और मुंबई में मेरे पास आया, डिलीवर हुआ, तो ये गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई, ठीक, जहाँ पे मूवमेंट एंड हुआ। तो यही आंसर आपको लिखना है। तो पहले हेडिंग लिख देना, और हेडिंग लिखने के बाद नीचे लिख देना सीधा एक लाइन छोड़ के, प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल टू लोकेशन ऑफ गुड्स at the time at which the movement of such goods terminates for delivery to the supplier, for delivery to the buyer लिखना ऐसा, for delivery to the recipient, बेटर ऐसा लिख दो, for delivery to the recipient, तो जहाँ भी मूवमेंट एंड होगा फॉर डिलीवरी वही प्लेस हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अभी सेकेंड 10(1)(b), है प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू एनी पर्सन ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ थर्ड पर्सन। अब ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। When goods are delivered by a supplier to recipient on the instruction of third person, अब ये समझो क्या है। अभी सपोज आलिया भट्ट का बर्थडे आ रहा है और उसके बर्थडे के लिए रणवीर कपूर ने कोई गिफ्ट खरीदा है फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो सप्लायर कौन हो गया, फ्लिपकार्ट। ऑर्डर किसने प्लेस किया है, रणबीर कपूर ने, ठीक है। तो ऑर्डर तो रणबीर ने प्लेस किया फ्लिपकार्ट से, बट उस रणबीर ने क्या बोला कि ये जो गिफ्ट है ये किसको देना है, आलिया को देना है। तो फ्लिपकार्ट डिलीवरी किसको करेगा, फ्लिपकार्ट डिलीवरी तो आलिया को ही करने वाला है, करेक्ट। तो आलिया इस केस में क्या होगी, रिसिपिएंट। तो जो भी गुड्स है गिफ्ट वाला वो किसको मिलने वाला है, आलिया को। तो आलिया को हम लोग बोलेंगे रिसिपिएंट, और जो गुड्स सप्लाई कर रहा है फ्लिपकार्ट का शॉप वाला वो हो जाएगा सप्लायर। सो रणबीर कौन हुआ, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो बायर है वही एक्चुअली होता है थर्ड पर्सन। तो बायर ने फ्लिपकार्ट से क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया, और इसी ने पेमेंट भी किया। तो रणबीर ने ही ऑर्डर प्लेस किया और रणबीर ने ही पेमेंट किया, बट डिलीवरी का एड्रेस किसका डाला, आलिया का डाला। सो अल्टीमेटली गुड जिसको मिलने वाला है उसी को हम लोग बोलते हैं रिसिपिएंट, ठीक है।
तो ये हो गया रिसिपिएंट, ये हो गया सप्लायर, और जिसने ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट किया, वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन है? रणबीर कपूर। तो अब इस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई हम किसका लेंगे? अभी मैं प्लेस भी लिख देता हूँ सबका। सपोज रणबीर कपूर मुंबई में है, मुंबई में रह के उसने ऑर्डर प्लेस किया। आलिया भट्ट का दिल्ली का एड्रेस उसने दिया है। ठीक है, आलिया का घर दिल्ली में, आलिया वो टाइम पे दिल्ली में थी, तो ये मुंबई में है, इसने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किया मुंबई से, और शॉप वाले को बोला कि आपको गिफ्ट डिलीवर करना है आलिया को, जो कि दिल्ली में है। तो आप बताइए मुझे इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? मुंबई की दिल्ली? एक्चुअल में गुड्स परचेस तो रणबीर ने किया जो कि मुंबई में है, पर डिलीवर किसको हुआ है? आलिया को हुआ है, जो कि दिल्ली में। तो गुड्स एक्चुअल में लास्ट में डिलीवर आलिया को हुआ है, बट परचेस इसने किया, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? तो प्लेस ऑफ सप्लाई लेंगे थर्ड पर्सन, इसलिए मैंने रेड पेन से लिख दिया। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप किसका लोगे? जिस पर्सन ने ऑर्डर प्लेस किया है और जिसने एक्चुअल में पेमेंट किया है, उसी का प्लेस हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अब होगा क्या, अगर फ्लिपकार्ट से आपने ऑर्डर किया है, अगर वो जो शॉप वाला है वो भी मुंबई में है, तो सप्लायर भी मुंबई में हो गया, और ये सेक्शन के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या आया? मुंबई आ गया, क्योंकि रणबीर मुंबई में। तो इस सप्लाई को हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो ये हमको मिलेगा आंसर। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो ये समझने के लिए कि थर्ड पर्सन कौन होता है, रेसिपिएंट कौन होता है। तो ये डायग्राम बनाने के बाद आप नीचे आंसर लिखना, प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल टू प्लेस ऑफ थर्ड पर्सन, दैट इज पर्सन हु हैज़ प्लेस द ऑर्डर एंड पेड द प्राइस। ठीक है, तो ये 10(1)(b) था। Now write 10(1)(c). This is place of supply where there is no movement of goods. ठीक है, तो पहले वाले में था व्हेन देयर इज मूवमेंट, और थर्ड वाले में क्या है? नो मूवमेंट। नो मूवमेंट का मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया था, मतलब यहाँ पे जो कस्टमर है वो खुद जाके शॉप वाले के पास गुड्स ले रहा है। मतलब ऐसा है कि अभी मैं गया घूमने के लिए राजस्थान में, और राजस्थान में एक शॉप में मुझे वॉच बहुत पसंद आ गई, रिस्ट वॉच। ऐसे मैं कभी पहनता नहीं हूँ, तो ऐसे पसंद आ गई, तो मैंने वहाँ जाके शॉप वाले से वॉच ले ली। तो यहाँ पे नो मूवमेंट हो गया, क्योंकि मैं एक्चुअल में रहता मुंबई में हूँ, मैं तो राजस्थान घूमने गया था। बराबर, मेरा जो परमानेंट एड्रेस है रहने का मुंबई है, अब वो शॉप वाला कहाँ है? राजस्थान में। तो मैं खुद वहाँ पे गया और वहीं से मैंने वॉच ले ली, तो इसको बोलते हैं नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो जब ऐसा सिचुएशन होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? क्योंकि जिस पर्सन ने वॉच लिया, मैं तो मुंबई का हूँ, अब वॉच मैंने लिया राजस्थान में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे हम लोग? राजस्थान लेंगे या मुंबई लेंगे? तो इस केस में जहाँ पे नो मूवमेंट है, तो वहाँ पे जहाँ से जाके आपने गुड्स लिया है वही प्लेस हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब राजस्थान हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जो भी स्टेट के शॉप में जाके आप गुड्स बाय कर रहे हैं वही स्टेट हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इसका नीचे आंसर लिख दो, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ सच गुड्स, लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। Now write 10(1)(d). 10(1)(d) है place of supply in case of assembly or installation. Assembly or installation of goods
एट साइट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स एट साइट। तो बिजनेस वाले का काम कहीं पे चालू है, कंस्ट्रक्शन का सपोज साइट पे, और कोई मशीन उसने बाय किया। अब जो बिजनेसमैन है वो सपोज है मुंबई में, और उसका जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो सपोज है गुजरात में। तो उसने गुड्स बाय किया और बोला कि जो गुड्स है, मशीन है, इसको मेरी गुजरात की साइट पे जाके इंस्टॉल करो, सेलर को बोला, क्योंकि जो सेलर है वही इंस्टॉल भी करके देता है। ठीक है, जैसे हम लोग टीवी वगैरह बाय करते हैं तो सेलर से इंस्टॉल कराते हैं। तो बायर ने ही बोला, बायर है मुंबई का, उसने बोला मेरी साइट है गुजरात में, वहाँ जाके आप मेरा मशीन इंस्टॉल करो। तो अब ऐसे गुड्स के लिए हम लोग क्या लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, मुंबई लेंगे कि गुजरात लेंगे? तो इसमें रूल में ये लिखा हुआ है कि जो प्लेस पे गुड्स इंस्टॉल हो रहा है या उसकी असेंबली हो रही है वही प्लेस होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक, तो असेंबली और इंस्टॉलेशन में बहुत ही सिंपल सा रूल है, जो प्लेस पे गुड्स का इंस्टॉलेशन होगा या असेंबली होगी वही प्लेस हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लो आप नीचे, POS इक्वल टू लोकेशन ऑफ सच साइट ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन। देन लास्ट वन 10(1)(e, है प्लेस ऑफ सप्लाई when goods are boarded, when goods are supplied on board। ऑन बोर्ड और कन्वेंस। तो ये 10(1)(e है, प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड और कन्वेंस। कन्वेंस मतलब जो ट्रैवलिंग का कोई भी मोड हो, ट्रैवलिंग के मोड होते हैं ट्रेन, बस, फ्लाइट, जैसे भी आप चलो। ठीक है, तो बाय रोड, बाय एयर, बाय शिप, कैसे भी। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग फ्लाइट में जाते हैं तो हम लोग को खाने के लिए मिलता है मील का पैकेट, राइट। तो अभी सपोज मैंने मुंबई से फ़्लाइट ली, मुंबई टू मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं मुंबई में मैंने फ़्लाइट पकड़ लिया। अब वो फ़्लाइट का एक हॉल्ट है बीच में, MP का भी, इंदौर। तो मुंबई से फ़्लाइट चली, मैं भी मुंबई में फ़्लाइट में आ गया। फिर इसके बाद फ़्लाइट इंदौर में रुकी, फिर वहाँ पे सब खाना वगैरह जो है फ़्लाइट में उन्होंने प्लेस किया, जो भी पैकेट, फूड पैकेट देने थे इंदौर में, और फिर फ़्लाइट वापस चली। ठीक है, और फिर जब हम लोग गुजरात के ऊपर थे, गुजरात के ऊपर, तभी हमको खाना खाने को मिला, और बाद में हम लोग थोड़े टाइम में खाना खा के दिल्ली पहुंच गए। तो अब इतने प्लेसेस में आप मुझे बता सकते हैं कि वो जो खाने की डिलीवरी है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? खाना मैं चढ़ा मुंबई से फ़्लाइट पे, खाना लोड हुआ इंदौर में, मुझे खाने को मिला जब मैं गुजरात के ऊपर था, मेरा डेस्टिनेशन है दिल्ली। तो इतने सारे प्लेसेस में वो फूड के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? बहुत ही सिंपल रूल है। ऐसे टाइप के जब भी खाना आपको मिलता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो जो प्लेस पे फूड वो कन्वेंस में लोड हुआ वही प्लेस हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, आप कहाँ से स्टार्ट किया जर्नी, आपको कहाँ जाना है, आपने खाना किधर खाया, वो सब इररिलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फूड की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ फूड ही मैटर करता है। तो फूड कहाँ लोड हुआ बस वही मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग तो खाना खाएंगे भी नहीं ना, तो फूड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ फूड पे फोकस करना है। तो फूड वो फ्लाइट में या वो ट्रेन में या वो बस में कौन से प्लेस पे लोड हुआ, ठीक है, तो वही प्लेस हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसका आंसर लिख दो नीचे, प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल टू लोकेशन
at which such goods are taken on board, at which such goods are taken on board. So ये 5 केसेस थे 10(1) A B C D E। तो ये लिखने के बाद एक बार आप रिवाइज कर लेना। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन शीट से। शीट के पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एग्जांपल एक्चुअली आपकी शीट में नहीं दिया हुआ है। तो ये सारा करने के बाद राइट वन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, X Limited of Mumbai receives order from A Limited of Jaipur. Full stop. X Limited arranges for transportation and delivery is taken by A Limited at Jaipur. Delivery is taken by A Limited at Jaipur. Determine place of supply. तो पहले तो आपको देखना है कि ये जो सिचुएशन है ये कौन से सेक्शन में आ रही है। पहले तो देखो ये 10 में आ रहा है, 11 में आ रहा है, 12 में आ रहा है। तो गुड्स का केस है, इंपोर्ट का केस है या सर्विस का केस है। तो एक्चुअली मुंबई है, मुंबई से जयपुर है, तो विद इन इंडिया है, तो इंपोर्ट तो नहीं है। और यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है, रिसीव्स द ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑब्वियसली गुड्स का ही होता है, सर्विस मेंशन नहीं किया है, तो ये सेक्शन 10 में आएगा। अब सेक्शन 10 में आएगा तो 10(1) A में आएगा कि B में, C में, D में, E में, वो आपको देखना है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे गुड्स डिलीवर किया है। मूवमेंट है, नो मूवमेंट है, थर्ड पर्सन है, असेंबली इंस्टॉलेशन है या फूड की तो बात नहीं हो रही, तो 10(1) E तो निकल गया। असेंबली भी नहीं लिखा हुआ है, वो भी निकल गया। ठीक है, थर्ड पर्सन भी नहीं लिखा है तो वो भी निकल गया। 2 ही लोग हैं, एक X लिमिटेड है और एक A लिमिटेड है। तो अभी 2 ही सिचुएशन बची, 10(1) A मूवमेंट, 10(1) C नो मूवमेंट, बस इतना ही डिसाइड करना है आपको। तो यहाँ पे X लिमिटेड ऑफ मुंबई रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम A लिमिटेड ऑफ जयपुर। तो जिसने ऑर्डर रिसीव किया है मतलब वो गुड्स बना के जिसने ऑर्डर भेजा उसको देगा। मतलब गुड्स यहाँ पे कौन सप्लाई करने वाला है, जिसने ऑर्डर रिसीव किया, X लिमिटेड ऑफ मुंबई। तो X लिमिटेड ऑफ मुंबई जो है वो है सप्लायर। अब वो गुड्स बना के सप्लाई करेगा किसको, A लिमिटेड ऑफ जयपुर को। और X लिमिटेड मतलब सप्लायर ने ही ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंज किया है, लिखा हुआ है, और डिलीवरी बाद में A लिमिटेड ने ले ली कहाँ पे, जयपुर में। तो ये सिचुएशन है इस केस में। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब वो मूवमेंट कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, A लिमिटेड के प्लेस पे एंड हो रहा है। A लिमिटेड का प्लेस क्या है, A लिमिटेड का प्लेस है जयपुर, तो जयपुर हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 10(1) A। सिंपल सी बात है। तो इसका आप आंसर लिख दो, एज पर सेक्शन 10(1) A ऑफ IGST एक्ट 2017 in the given case place of supply will be Jaipur because the movement of goods for delivery ends at Jaipur, ends at Jaipur। अभी इसके बाद आप अपना शीट निकालिए, क्वेश्चन शीट प्लेस ऑफ सप्लाई का, तो उसमें से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो शीट में से क्वेश्चन नंबर 1 प्लेस ऑफ सप्लाई में मेसर्स P ऑफ जयपुर प्लेसेस ऑर्डर ऑन मेसर्स Q ऑफ जयपुर फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टन गुड्स। मेसर्स P डायरेक्ट्स मेसर्स Q टू डिलीवर द गुड्स टू मेसर्स R इन मुंबई एंड मेसर्स Q अरेंजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स टू मेसर्स R इन मुंबई। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देता हूँ। Messrs P of Jaipur places order on Messrs Q of Jaipur for delivery of certain goods। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सप्लायर कौन है, Messrs Q है, क्योंकि जिसके ऊपर ऑर्डर प्लेस किया जाता है वही तो गुड्स सप्लाई करेगा ना। तो ऑर्डर किसके ऊपर प्लेस किया गया, Q के ऊपर। जिसने ऑर्डर प्लेस किया वो परचेसर है। तो Messrs, चलो ऐसे लिख देता हूँ, Messrs P प्लेस्ड ऑर्डर, जो ऑर्डर में क्वेश्चन में लिखा उसी ऑर्डर में डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो मेसर्स P प्लेस्ड ऑर्डर ऑन मेसर्स Q, ठीक।
फॉर डिलीवरी। अब प्लेस भी इसका लिखना है, ये भी कहाँ का है, जयपुर, ये भी कहाँ का है, जयपुर। तो जो ऑर्डर प्लेस किया मतलब ये हो गया अपना सप्लायर, ये कौन हो गया, परचेसर। ठीक है, तो इतना लिख देने का जो इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बाद क्या हुआ है, मेसर्स पी डायरेक्ट्स मेसर्स क्यू टू डिलीवर द गुड्स टू मेसर्स आर इन मुंबई। तो क्यू को बोला कि डिलीवरी आप कहाँ पे करो, किसको करो, मेसर्स आर को करो, जो कि कहाँ पे है, मुंबई में। तो मेसर्स आर कौन हो गया, रिसिपिएंट। तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये है परचेसर जिसने पेमेंट किया है, ये है सप्लायर, और सप्लायर को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप गुड्स का डिलीवरी किसको दो, मेसर्स आर को, जो कि मुंबई में है। तो ही इज द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स। मेसर्स क्यू अरेंजेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स टू मेसर्स आर। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब मूवमेंट हुआ है, मेसर्स क्यू से मेसर्स आर की जगह पे गुड्स का मूवमेंट हुआ है। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आप अभी समझ ही गए होंगे कि ये डायग्राम देख के कि ये कौन से सेक्शन के अंदर फिट हो रहा है। तो ये फिट हो रहा है सेक्शन 10(1)(b) के अंदर, थर्ड पर्सन वाला, जो रणबीर और आलिया का मैंने बताया था। तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था जो पर्सन एक्चुअल में गुड्स बाय करता है और पेमेंट करता है वही उसी का प्लेस होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे हम लोग किसका प्लेस लेंगे, जिसने एक्चुअल में परचेस किया और जिसने एक्चुअल में पेमेंट किया, परचेसर। तो ये हो जाएगा जयपुर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो देखो प्लेस ऑफ सप्लाई IGST, CGST, SGST लगेगा, कौन सा लगेगा, ये फाइंड करने के लिए ना हमको दो प्लेसेस दिखनी होती है। एक है प्लेस ऑफ सप्लायर और एक है प्लेस ऑफ रिसिपिएंट। तो प्लेस ऑफ सप्लायर जो है ना वो बहुत ही क्लियर है कि किसने गुड्स सप्लाई किया, उसके ऊपर नॉर्मली कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन किसके ऊपर होगा कि रिसिपिएंट का प्लेस कहाँ पे है। तो ये जो प्लेस ऑफ चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये यही फाइंड करने के लिए पढ़ रहे हैं कि रिसिपिएंट का, कौन से रिसिपिएंट का लोकेशन हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई लेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना ये एक्चुअली रिसिपिएंट का लोकेशन फाइंड करने के लिए है। सप्लायर का तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, सप्लायर का हमेशा नॉर्मली क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, और सप्लायर की प्लेस हमको पता ही होती है कि हमने कहाँ से गुड्स मंगाया। बट रिसिपिएंट की प्लेस क्या होगी GST पर्पस के लिए, वो आपको ये चैप्टर बताएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आप ये डायग्राम बना सकते हो, नीचे आंसर लिख देना। एज पर सेक्शन 10(1)(b) when goods are delivered to recipient on the direction of third person, that is buyer, place of supply shall be the location of the buyer, that is जयपुर। ठीक है, अभी क्वेश्चन 2 देखते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर द सेक्शन 10(1)(b) ऑफ IGST Act 2017, where the goods are delivered by the supplier to a recipient on the direction of the third person during the course of movement of goods. Also determine the nature of supply, whether interstate or intrastate. तो इसमें पहले लिख दिया कि हमको 10(1)(b) फॉलो करना है, मतलब वो थर्ड पर्सन वाला। तो 10(1)(b) के केस में आप समझ जाओगे जो भी थर्ड पर्सन है, मतलब जिसने एक्चुअल में परचेस किया उसी का प्लेस होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये हेडिंग देख के समझ में आ जाएगा। पहली हेडिंग है सप्लायर एंड हिज लोकेशन, तो मैंने बोला उसमें कोई डाउट होगा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, वो तो दिया हुआ ही है। फिर लोकेशन ऑफ द बायर मतलब थर्ड पर्सन, फिर है रेसिपिएंट एंड हिज लोकेशन, फिर है प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो इतने सारे जो कॉलम्स दिए हैं वो सारे कॉलम इररिलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि 10(1)(b) में प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा लेना है, प्लेस ऑफ परचेसर, जिसने एक्चुअल में गुड्स बाय किया। तो जो सेकंड कॉलम है लोकेशन ऑफ द बायर दैट इज थर्ड पर्सन, उसी के ऊपर आप लिख सकते हो इसी का प्लेस होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सो बाकी जो लास्ट के 2 कॉलम है इसको इग्नोर करना है। तो अभी हमको फाइंड करना है कि कौन सा सप्लाई इंटरस्टेट है, कौन सा इंट्रास्टेट है। तो मैंने अभी आपको बोला इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट फाइंड करने के लिए मुझे 2 लोगों की लोकेशन चाहिए। एक लोकेशन चाहिए सप्लायर का और एक लोकेशन चाहिए रिसिपिएंट का। सप्लायर का लोकेशन हमेशा दिया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिसिपिएंट का लोकेशन हमको ये चैप्टर से मालूम पड़ेगा। तो अभी हमको क्या मालूम पड़ा, रिसिपिएंट का लोकेशन कॉलम नंबर 2 है रिसिपिएंट का लोकेशन। ठीक है, एज पर सेक्शन 10(1)(b। तो अब दोनों लोकेशन को कंपेयर कर दो, मालूम पड़ जाएगा कि वो इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट है। तो फर्स्ट केस में सप्लायर का लोकेशन है जयपुर A लिमिटेड, और जो थर्ड पर्सन का लोकेशन है B लिमिटेड वो भी जयपुर। तो पहला वाला केस क्या हो गया, इंट्रास्टेट। ठीक है, तो उसके आगे लिख देना इंट्रास्टेट।
सेकेंड केस में सप्लायर अगेन ए लिमिटेड है जयपुर में और थर्ड पर्सन है एम लिमिटेड मुंबई में। तो एक जयपुर और एक मुंबई, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंटर स्टेट। ये हो गया इंटर स्टेट सप्लाई, तो यहाँ पे लगेगा IGST। देन थर्ड केस में सप्लायर है ए लिमिटेड जयपुर का और थर्ड पर्सन है एस लिमिटेड सूरत। सूरत मतलब गुजरात के अंदर आता है, तो ये जयपुर है और एक गुजरात है, तो अगेन ये क्या हो गया, इंटर स्टेट। देन फोर्थ केस में ए लिमिटेड जयपुर सप्लायर है और थर्ड पर्सन है एम लिमिटेड मुंबई, तो अगेन इंटर स्टेट। तो बस सिंपल है। तो आपको खाली इस क्वेश्चन में एक सेंटेंस लिखना है आपके नोटबुक में, दैट एज पर सेक्शन 10(1)(b इन ऑल द गिवन केसेस प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द बायर दैट इज थर्ड पर्सन। बस इतना लिख दिया। अब उसके बाद आपको नीचे लिख देना है कि केस 1 जो भी मैंने बोला, इंट्रा स्टेट, केस 2, 3, 4, बस इतना लिखे ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन 3 देख लो। क्वेश्चन 3 में दिया है मिस्टर आर ऑफ राजस्थान वेंट टू बैंगलोर ऑन वैकेशन। He purchased mobile phone from shop located in Bangalore. Determine the place of supply. So Mr. R Rajasthan went to Bangalore on vacation. He purchased mobile phone from the shop located in Bangalore. तो जो सप्लायर है वो कौन है, शॉप कीपर या शॉप वाला जो कहाँ पे है, बैंगलोर में है। और जो परचेसर है या रिसिपिएंट है वो मिस्टर आर है। मिस्टर आर एक्चुअली तो है राजस्थान का, बट वो बैंगलोर में घूमने गया, उसको मोबाइल पसंद आया, उसने वहीं के शॉप से जाके मोबाइल ले लिया। तो समझे कौन सा केस है ये, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, 10(1)(c। सो मूवमेंट हुआ ही नहीं क्योंकि जो कस्टमर है, रिसिपिएंट, परचेसर, उसने खुद जाके शॉप के पास मोबाइल ले लिया, तो देयर इज़ नो मूवमेंट। तो नो मूवमेंट में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेते हैं हम लोग, प्लेस ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ गुड्स ऑब्वियसली जो शॉप का प्लेस है वही गुड्स का भी प्लेस है। तो शॉप का प्लेस बैंगलोर है, तो ऑब्वियसली गुड्स पे का भी प्लेस क्या होगा, बैंगलोर। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, बैंगलोर। तो ये 10(1)(c के अंदर आ जाएगा। तो इसका आंसर लिख दो आप, एज पर सेक्शन 10(1)(c